हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, मैं आपको साइंस पेपर का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में करवाने वाला हूं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो बच्चों, आपका जो ये पेपर हुआ था ये 14 मार्च को हुआ था, और एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और एक पेपर जो हुआ था इंग्लिश इवनिंग शिफ्ट में। तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट वाला जो पेपर है वो मैं पहले ही उसकी वीडियो बना चुका हूँ, और अब मैं इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर की आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना, और साथ में अपने कॉपी पेन ज़रूर रखना, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो उसको आप नोट कर सकें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए सेक्शन ए है। तो इसमें क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, निम्नलिखित दी गई सारणी में 3 तत्व तथा उसकी परमाणु संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 तत्व दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो उनकी परमाणु संख्या दी गई है 5, 7 और 10। तो आपको बच्चों अगर 20 तक परमाणु संख्या याद है तो ये किसका है? ये होता है हमारा बोरोन का, और ये होता है नाइट्रोजन का, और ये क्या होता है? नियोन का होता है। तो ये आपको पता होगा इतना। तो उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 13 और 15 से संबंधित तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको कैसे कि याद रखना है स्टूडेंट, देखिए। तो स्टूडेंट्स, 13 जो ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं बोरोन फैमिली से, और जो 15 के होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के। तो आपको बच्चों ये एलिमेंट 13 के हैं, और ये जो वाले हैं ये क्या है? 15 के। समूह 13 और 15 के एलिमेंट आपको लिखना है। और आपको इसको ट्रिक देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर आप एक ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हो। वो ट्रिक मैं बताता हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ठीक है। और अगर 15 के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, तो देखिए 15 वालों को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। तो इस ट्रिक से आप बच्चों याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम क्या पूछा गया है। तो बच्चों, इसमें बी वाली जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है? तत्व सी आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और आवर्त से है? तो देखिए सी जो तत्व है ये बच्चों किसका है? ये नियोन का होता है, और नियोन जो होता है वो कौन से समूह से संबंध रखता है बच्चों? वो 18 समूह से संबंध रखता है। तो आपको संबंध बताना है इसका 18 से। और नियोन की परमाणु संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो 2, 8 ऐसे लिखते हैं हम। और इसमें कितने कोष हैं? 2 कोष हैं। तो 2 कोष है तो इसका मतलब इसका आवर्त क्या होगा बच्चों? आवर्त भी इसका 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, आवर्त 2 होगा, और समूह इसका क्या होगा? 18 होगा। ये आपको इसमें बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कार्बन के किन्हीं 2 अवरूपों के नाम लिखना है। तो कार्बन के 2 अवरूप जो फेमस अवरूप है आपको याद होगा बच्चों। एक तो लिखना आपको हीरा, हीरा लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं बच्चों आप ग्रेफाइट। तो ये 2 अवरूप आपको याद रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है, नाइट्रोजन सूत्र वाले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? तो देखिए बच्चों, नाइट्रोजन N2 में कैसे बनाना आपको? पहले 2 नाइट्रोजन N परमाणु अलग लिख लेना है, और फिर इनके 12 कोष में आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 डॉट आपको बना देने इस प्रकार से। ठीक है, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के 5 डॉट आपको बना देने इस प्रकार से। और फिर क्या करना है, इनमें सहसंयोजी आबंध बना देना है। इन दोनों की साझेदारी से क्या होता है, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अष्टक, और ये भी क्या होगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको दर्शानी है इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखिए क्या पूछा गया है। कार्बन के मुलायम एवं कठोरतम दोनों ही अवरूपों के नाम लिखना है। तो जो मुलायम होगा बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इसका क्या होगा? उत्तर रहेगा। और जो कठोरतम है उसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? हीरा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में देखिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र देखिए क्या होगा बच्चों? ये आपको इस प्रकार से लिखना है कि बेंजीन का जो सूत्र होता है
इस प्रकार से आपको एक साइक्लोहेक्सेन टाइप की संरचना बनानी है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये किसकी बन जाएगी, बेंजीन की संरचनात्मक सूत्र बन जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर जो है, यहाँ पे प्रत्येक पे क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये संरचनात्मक सूत्र बनाना था। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित के अध्ययन हेतु सही वैज्ञानिक शब्द बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आनुवांशिकी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी कहते हैं हम। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिख देना है, आनुवांशिकी। उसके बाद में वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक की शक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूप से नहीं मिलती तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं विभिन्नता। नहीं मिलती तो वो क्या होती है, विभिन्नता का प्रकार होता है। ठीक है, विभिन्नता, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, अमीबा और प्लाज्मोडियम में विखंडन की प्रक्रिया। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित प्रक्रियाएं आपस में किस प्रकार भिन्न है, उचित कारण बताइए। अमीबा और प्लाज्मोडियम, अब आपको बच्चों ये पता है कि जो अमीबा होता है इसमें क्या होता है, द्विखंडन, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। तो जो द्विखंडन होता है इसमें क्या होता है कि दो सतती कोशिकाएं बनती हैं, यानी एक जीव से क्या बनती है, दो सतती कोशिकाएं बनती हैं। और जो बहुखंडन होता है जैसे प्लाज्मोडियम में, इसमें क्या होता है, अनेक यानी एक जीव से अनेक सतती कोशिकाएं बनती हैं, यानी कई हो सकती है, वो एक से दो से ज़्यादा कहीं कितनी भी हो सकती है वो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में अनेक सतती कोशिकाएं बनती हैं जबकि द्विखंडन में दो सतती कोशिकाएं बनती हैं। तो ये आपको बताना था। उसके बाद में इसमें पूछा गया कि द्विखंडन और खंडन में क्या अंतर होता है। तो द्विखंडन में तो अभी बताया है आपको बच्चों कि दो सतती कोशिकाएं बनती है, एक जीव से दो सतती कोशिकाएं बनती हैं। जबकि जो खंडन प्रक्रिया होती है, खंडन में क्या होती है, कोई किसी जीव का शरीर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये टुकड़े या खंड बढ़कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। इनके उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, एक जीव के 3 टुकड़े होते हैं और उन 3 टुकड़ों से क्या होते हैं, नए जीव विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और द्विखंडन अमीबा में होता है और लेशमेनिया में होता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब इसमें आपसे उदाहरण अलैंगिक प्रजनन की विधियों के प्रकार पूछे हैं कि कौन से में कौन सा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो राइजोपस होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु समासंग। ठीक है, ये आपका इसका सही उत्तर रहेगा, बीजाणु समासंग। ठीक है, उसके बाद में जो लेशमेनिया है इसमें क्या होता है, अमीबा और लेशमेनिया में एक ही प्रकार का होता है जिसको हम द्विखंडन के नाम से जानते हैं। तो इसमें द्विखंडन आ जाएगा। यीस्ट में जो होता है, यीस्ट में क्या होता है बच्चों, मुकुलन होता है। और हाइड्रा में भी क्या होता है, मुकुलन होता है। तो ये आपको इनके अलैंगिक प्रजनन के नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए क्या पूछा गया है, एक लंबे पौधे तथा एक बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में फिर से स्वपरागित कराने पर F2 पीढ़ी में शक्ति की उत्पत्ति होती है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि मेंडल ने F1 पीढ़ी में और F2 जो पीढ़ियाँ आई थी उसकी, तो उसके आपको पता होना चाहिए। तो F1 पीढ़ी में देखिए क्या क्या किया था उसने, सबसे पहले उसने क्या किया था कि दो पौधे लिए थे, टाल टाल, ये इनका क्या है, जीन प्रकार है। और दूसरा लिया था बोना पौधा, यानी उनका क्या था, स्मॉल टीटी। ठीक है, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी। ठीक है, उस तो उसमें देखिए क्या किया उसने, ये कैपिटल टीटी और ये स्मॉल टीटी। तो यहाँ से क्या मिला था हमें, सारे के सारे जो पौधे मिले थे वो टी 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 इस प्रकार से हमें देखने को मिले थे। यानी सारे पौधे क्या मिले थे हमें, लंबे मिले थे। किस किस पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, F1 पीढ़ी में पौधों के फिनोटाइप क्या होंगे। तो फिनोटाइप आपको बताना है, तो सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। ठीक है,
विषम जीन वाले होंगे और क्या होंगे, सारे के सारे पौधे क्या होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। तो ये होगा पहले का उत्तर। सभी पौधे क्या होंगे, F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है। उसके बाद में F2 पीढ़ी में पौधों पौधों के फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। अब देखो F1 में क्या बने थे, क्या बने थे, उनका जो जीनोटाइप था बच्चों वो क्या था, वो देखिए टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाया उसने, फिर से क्रॉस करवाया। तो क्या मिला था हमें, देखो टी, ठीक है, और टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसमें हमें ये देखने को मिला कि 3 पौधे क्या मिले, लंबे, और एक पौधा में क्या मिला, बोना मिला। तो इसमें जो अनुपात होगा बच्चों वो क्या होगा, फिनोटाइप का अनुपात बताना हमें, तो 3:1 हो जाएगा इसका उत्तर, बी वाले का फिनोटाइप अनुपात ये हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होंगे। तो जीनोटाइप बच्चों देखो आप क्या है, जीनोटाइप क्या होता है कि देखो एक जैसे जीन कौन से हैं, देखो एक तो ये दोनों जीन क्या है, सेम है, ये अलग है और ये क्या हमारा अलग है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:1:2:1, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जीनोटाइप F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा। क्योंकि ये टी ये नहीं है इनमें चारों में से, तो एक है, ये दोनों क्या है, दो हैं एक जैसे तो दो, और ये अलग है तो 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि डीएनए का पूर्ण नाम लिखिए। तो डीएनए का बच्चों पूर्ण नाम आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ पर स्थित होता है, तो ये केंद्रक में मौजूद होता है। आपको पता है कि केंद्रक में होता है क्या, डीएनए। ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका की जन्म प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है। तो क्या होता है बच्चों की ये क्या है, सतती कोशिकाओं में शारीरिक संरचना एवं डिजाइन सुरक्षित क्या करता है। ठीक है, शारीरिक कोशिका में सतती कोशिका में शारीरिक संरचना एवं डिजाइन सुरक्षित रहता है, किस कारण से, डीएनए, जो जीव को विशिष्ट निकेत के योग्य बनाता है। तो ये आपको इसका सही उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि बच्चों कि जैसे ये कोई चुंबक है, ठीक है, इसका नॉर्थ सिरा है और ये क्या है, साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और अंदर क्या होती हैं बच्चों, साउथ से अंदर, चुंबक के अंदर क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी। अब आपको क्या लिखना है बच्चों, इनके 2 गुण लिखना है। तो 2 गुण क्या लिखोगे कि जो चुंबकीय जो रेखाएं हैं चुंबक से बाहर, वो उत्तर से किसकी तरफ होती हैं, दक्षिण की तरफ होती हैं। ठीक है, और अंदर, चुंबक के अंदर क्या होती हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। कोई भी पहले गुण तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा गुण आप क्या लिखेंगे कि कभी भी कोई 2 चुंबकीय रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे मान लेते हैं एक चुंबकीय रेखा ये कभी आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से कट नहीं करेंगी, क्रॉस कभी नहीं करेंगी। ठीक है, तो कभी भी 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये 2 गुण आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले और तीसरे पोषी स्तर के जीवों की आहारी आदतों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे एक आहार श्रृंखला बनाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको पता है कि घास, घास को कौन खाता है बच्चों, घास को मान लेते हैं हिरण खाती है। ठीक है, हिरण, ठीक है, और हिरण को खा लेता है शेर। ठीक है, तो आप ये इस प्रकार से आपको समझा देना है। ठीक है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोषी स्तर 1। ठीक है, पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर क्या है, 1 है ये। ठीक है, कौन, घास, ये क्या है, 2 है, और ये पोषी स्तर क्या है, 3 है। ठीक है, अब ये पूछा गया है पहले और तीसरे पोषी स्तर के जीवों की आहारी आदतों के बीच में अंतर बताइए। तो पहला पोषी स्तर का तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ हमारा, घास। ठीक है, और तीसरे पोषी स्तर का जीव जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, शेर। तो घास तो क्या है बच्चों, एक क्या है, उत्पादक कहलाता है, उत्पादक।
ठीक है। और ये क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जो तृतीय जो पोषी स्तर है उस पे जो शेर है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब इनमें देखिए क्या है कि जो उत्पादक जो होता है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये तो उपभोक्ता है और ये हमारा उत्पादक है। तो उत्पादक तो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझाना है। और पोषक स्तर 1 का जो उदाहरण दे देना आपको घास, और इसका उदाहरण दे देना आपको शेर, चीता, जो भी आपके मन मतलब आपके मन में जो विचार है अकॉर्डिंग टू आहार श्रृंखला के अनुसार वो आपको बता देना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। 8 में क्या पूछा गया है, कोई तत्व x जो आधुनिक आवर्त सारणी के 3 और 16 से संबंध रखता है, समूह 16 से संबंध रखता है। तो निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। x के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो समूह 16 है और आवर्त 3 है, तो देखिए वो कौन होता है, आपको पता है कि वो होता है सल्फर होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो सल्फर कैसे है। देखो, सल्फर की परमाणु संख्या जो होती है वो 16 होती है, तो हम क्या लिखते हैं 2, 8, 6। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इसके आवर्त कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 हुआ, और इसकी परमाणु संख्या जो है बच्चों वो कितनी हुई, वो 16 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सल्फर को लिख दिया 2, 8, 6। ठीक है, इसमें आवर्त कितना हुआ, 3, और समूह इस सल्फर का कितना होता है, 16। ठीक है, उसके बाद में देखिए तो 2, 8, 6 में आप देखेंगे कि इसकी संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोला जाता है, तो 6 हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। अब इसको अपना इस लास्ट सेल में यानी सोल्जी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्जी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ठीक है, और इसकी संयोजकता जो होगी बच्चों वो कितनी होगी, 2 होगी। ये आपको बताना था। उसके बाद में तत्व x की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझिए। तो देखिए जो सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो ये आपको बताना था। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अब आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए बच्चों क्या होगी इसकी। सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 मैं क्या करूँगा, डॉट इस प्रकार से शो कर दूंगा। ठीक है, इसके चारों ओर, और हाइड्रोजन के साथ इसका बनाना है हमें यौगिक। हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनेगा तो देखिए हाइड्रोजन के क्रॉस के द्वारा शो कर देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या कर दो, इस प्रकार से क्रॉस करवा, इनको इनका सहसंयोजी आबंध बना दो। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ऐसे आपको बनानी थी बच्चों इस क्वेश्चन में। उसके बाद में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तत्व एक्स का नाम बताइए। तो ये तो क्या है हमें पता ही, सल्फर है। ठीक है, क्या है, सल्फर। सल्फर को एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कार्बन से बने अधिकतम यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो इसका रीज़न आपको बच्चों क्या लिखना है कि जो कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आबंध बनाने में क्या हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी उनके पास क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो किसका चालन कर सकते, किसका चालन कर सके, विद्युत का चालन कर सके। ठीक है, इस कारण से वे क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ज़्यादातर जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि कार्बन यौगिक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, उनके सभी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयोग हो जाते हैं और उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जो विद्युत का चालन कर सके। तो ये आपको इसका राइट आंसर लिखना था। उस सतरक्त, देखिए इस उस सतरक्त हाइड्रोकार्बन का नाम तथा संरचना बनाइए जिसमें कार्बन परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, उसमें उपस्थित एकल आबंधों की संख्या भी बताइए। तो बच्चों इसमें कोई नाम तो दे नहीं रखा, तो अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। तो देखिए वलय के रूप में मैं बना देता हूँ, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन बना दिया मैंने। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें वलय के फॉर्म में है। तो इसमें देखिए एकल आबंध 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें एकल आबंध की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। तो ये आप इस प्रकार से आप साइक्लो
ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल नाम तो लिख नहीं रखा, तो आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए बच्चों, उसके बाद में इस क्वेश्चन में एक अथवा का क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, आणविक सूत्र C5H12 के सभी समावयवी यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों को लिखिए। तो संरचनात्मक सूत्रों को कैसे लिखना है आपको, देखिए इस प्रकार से। देखिए, तो समावयव क्या होते हैं बच्चों, वे यौगिक जिनकी संरचना तो क्या होती है, जिनका आणविक सूत्र तो एक समान होता है, लेकिन संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके हमें अलग अलग संरचना लिखने हैं, किसके, पेंटेन के। तो एक तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा इस प्रकार से, सारे कार्बन एक चेन के माध्यम से आप जोड़ के बता दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन चेन की संयोजकता पूरी कर दो। इसका नाम क्या होगा, एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन। ठीक है। दूसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कि आप क्या करना है आपको, कि कार्बन को इस प्रकार से जोड़ना है, 1 2 3, यहाँ पे कार्बन जोड़ दो। ठीक है, मैं अलग से लिखता हूँ। बी वाले में आपको इस प्रकार से करना है कि कार्बन को इस प्रकार से जोड़ दो, 3 कार्बन एक लाइन में जोड़ दो। ठीक है, 2 कार्बन इसके ऊपर और इसके ऊपर। और अब इन प्रत्येक कार्बन की आपको क्या कर देनी है, हाइड्रोजन लगा करके संयोजकता पूर्ण कर देनी है। और इस प्रकार का जो समावयव होगा पेंटेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लेना इसको, इसका नाम नोट कर लेना, नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन इसका। उसके बाद में देखिए आगे, उसके बाद में थर्ड नंबर का आप क्या लिख सकते हैं, सी वाला। सी वाले में आप लिखोगे कि 4 कार्बन जो है वो एक लाइन में जोड़ दो इस प्रकार से, और एक कार्बन जो है वो इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा आइसो पेंटेन। ठीक है, आइसो पेंटेन। तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, समजातीय श्रेणी की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो समजातीय श्रेणी का देखो, पहला जो गुण होता है बच्चों, वो क्या होता है कि इनके प्रत्येक सदस्य के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक जो गुण होते हैं इनके क्या होते हैं, प्रत्येक जो सदस्य होता है जो समजातीय श्रेणी का, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, पहला गुण तो आपको ये लिखना है। दूसरा गुण आपको लिखना है बच्चों कि इसके प्रत्येक मेंबर के बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है। ठीक है, और तीसरा आपको लिख देना है कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, प्रत्येक सदस्य मेंबर के प्रत्येक सदस्य, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये 3 गुण आपको बता देने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक लाल रंग के पुष्प वाले आवर्त बीजों के पौधे तथा इसी रंग के दूसरे पौधों के बीच में एक क्रॉस संकरण करवाया जाता है तो 40 संतति उत्पन्न होती है, जिसमें से 30 पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं, 10 पौधे सफेद पुष्प वाले होते हैं। तो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जनक पीढ़ी के पौधों का संभवतः जीनोटाइप क्या होगा, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, जीनोटाइप में देखिए बच्चों क्या किया, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक पौधा जो था हमारे पास, उसका था क्या था, लाल रंग का, यानी उसका हमने जीनोटाइप लिया RR, और दूसरे का लिया हमने R और R, ये लिया इसमें। तो इसमें आपको क्या बनानी है, एक टेबल इस प्रकार से बना देनी है। ठीक है, ये टेबल, इसमें यहाँ पे लिखना आपको R और स्मॉल r, यहाँ पे इसी प्रकार से R और स्मॉल r। ठीक है, इन दोनों की जब क्रॉस होगी तो देखिए क्या बनेगा, ये बाद में बताता हूँ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि जनक पीढ़ी के जो जनक है, यानी जो पेरेंट्स हैं, उनका जीनोटाइप बताना है। तो जीनोटाइप आपको लिखना है RR और R स्मॉल r, ये लिखना है। इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी तथा कौन सा लक्षण अप्रभावी रहेगा, तो प्रभावी तो रहेगा वो R, और स्मॉल r वो क्या रहेगा, अप्रभावी लक्षण रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इस थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है कि यह किस प्रकार का क्रॉस संकरण है तथा इसका फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो ये क्या है बच्चों, मोनो हाइब्रिड, क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है।
तो इसमें देखिए इसका फिनोटाइप अनुपात बताना है। तो फिनोटाइप अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, ये एक टेबल है। तो इसमें जो उनके मैं लिख देता हूँ जीन जीन जो थे पौधों के हमने लिए थे आर आर, और दूसरे का लिया था आर आर, ठीक है, ये हमने लिया था। जो इनकी संतान, जो मतलब जनक पौधे के जो जीनोटाइप लिए थे वो हमने ये लिए थे। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें इनको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, आर आर यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे आर आर, और यहाँ पे बनेगा आर आर, और यहाँ पे बनेगा हमारा आर आर। तो हमें देखा कि ये तीन जो हैं ये किस अनुपात में आए, जो लाल रंग के जो पौधे मिले, लाल रंग के फूल वाले जो पौधे मिले वो 3, और एक जो आर आर है ये क्या अप्रभावी गुण है, तो एक जो हमें सफ़ेद फूल वाला पौधा मिला। तो फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। यानी 75% पौधे जिनके ऐसे ऐसे मिले हमें जिनके लाल फूल थे, और 25% पौधे ऐसे थे जिनके सफ़ेद फूल हमें देखने को मिले। तो बच्चों ये क्वेश्चन करना था। बच्चों ये थोड़ा ये उतने जनक पीढ़ी के जो पौधों का संभवतः जीनोटाइप है वो आर आर और आर आर ये रहेगा इसका, ठीक है, ये आप ठीक कर लेना इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी विद्युत उपकरण में कार्य आवेश तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित करते हुए वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है कि बच्चों वोल्ट जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली W/Q, ठीक है। अब आपको 1 वोल्ट परिभाषित करना है। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 वोल्ट तब होगा वर्क डन जूल में लेंगे हम, और चार्ज को आवेश को हम कूलम में लेंगे। जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, देखिए क्या 1 वोल्ट को, इस विभवांतर को 1 वोल्ट को परिभाषित करना है। तो देखिए किसी विद्युत चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम कहेंगे चालक के सिरों में क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर है। ये आपको इस प्रकार से परिभाषा इसकी लिखनी है, ठीक है। अगर आपसे इसमें इसकी इकाई के बारे में तो नहीं पूछ रखा, लेकिन वैसे भी याद रखना वोल्ट है या जूल पर कूलम आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए किसी विद्युत बैटरी में उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल की ऊर्जा जरूरत होती है। तो इसका विभवांतर ज्ञात करना है। तो अभी आपको पता है कि विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। और यहाँ पे जो जूल दे रखा है देखो 100, ये क्या है 100 जूल क्या है, वर्क दे रखा है, ये कार्य दे रखा है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, और आवेश कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। तो 100 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 100 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना आएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। उसके बाद में देखिए सर्किट वाला आ गया, विद्युत परिपथ वाला। प्रतिरोध देखो आपको ये दिखा रखा है, दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए प्रतिरोधकों का किस प्रकार का संयोजन है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रतिरोधकों का संयोजन, देखिए ये 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, इसमें ये क्या है, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पार्श्व क्रम में। तो आपको बताना था पार्श्व क्रम, पहले का उत्तर हो जाएगा पार्श्व क्रम। दूसरे में देखिए विद्युत परिपथ में एमीटर द्वारा दर्शाए गए मान का नामकरण। तो इसमें आपको बताना है कि भाई ये एमीटर जो है इसमें कितना करंट होगा, ठीक है, इसकी मतलब इसका मान कितना होगा, कितना मान दर्शाएगा ये। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हमें निकालना पड़ेगा भाई। तो इसके निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। प्रतिरोध क्या है, ये दोनों प्रतिरोध क्या है आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि जो पार्श्व क्रम के पैरेलल का निकालना होता है तो हमें क्या निकालता है, 1/10 और प्लस 1/15, इस प्रकार से हम लिखते हैं। 1/10 और 1/15 का हमने एलसीएम लिया तो 30 आ गया, और ऊपर आ गया हमारा 5, और आरपी जो है यहाँ से क्या आ गया, 30/5, यानी काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ओम हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये याद रखना है, पहले तो प्रतिरोध कितना निकला हमारा, 6 ओम निकला। अब देखिए हम हमारे पास प्रतिरोध आ गया और यहाँ पे विभवांतर भी है, तो हमें अब ओम्स लॉ अप्लाई करना है। V=IR होता है बच्चों, और V हमारे पास कितना है, 3 है, और R हमें अभी निकाला 6 है, तो वो बराबर आ जाएगा I के बराबर। 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना है, I जो आएगा उसकी वैल्यू 0.5, ठीक है, 0.5
एम्पियर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एम्पियर है कितना करंट शो करेगा इस विद्युत परिपथ में, 0.5 एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये निकालना था, ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा देता हूँ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध इसमें प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश के विरोध का माप है, और इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो क्या होता है? ओम। ओम होता है। ठीक है, ये आपको लिखना था। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन चीज़ों पे प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। गैस एक्स पृथ्वी के वातावरण में समताप मंडल में उपस्थित होती है, जिसका आणविक सूत्र O3 है। यह विषैली गैस है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गैस का नाम बच्चों आपको पता है क्वेश्चन, ओजोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? ओजोन। ये आपको लिख देना है। उसके बाद में इसका कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करना। ये आपको इसमें लिखना है। इसको हानि पहुंचाने वाले कारकों के नाम बताइए। तो देखिए इसका हानि कौन कौन पहुंचाता है? देखिए इसको हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये इसको हानि पहुंचाता है, जिसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन एवं अग्निशमन यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन को। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि बच्चों हम मोटिवेट तभी होते हैं जब आप हमारे लिए कुछ करते हैं, और हम नई वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये काम ज़रूर करना है आपको, क्योंकि वीडियो बना देता हूँ मैं, लेकिन बच्चे व्यू देख लेते हैं उसको, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो ऐसा मत होने दीजिए अब की बार। तो चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाद्य श्रृंखला क्या है? क्या होगा यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीव समाप्त कर दिए जाते हैं? तो देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है बच्चों? विभिन्न जैविक स्तरों पर एक व दूसरे को खाने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला के नाम से बोलते हैं। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे को खाने वाले जीवों की श्रेणी जो होती है, एक दूसरे खाने वाले जीवों की जो श्रेणी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये कहता है कि भाई यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीव समाप्त कर दिए जाए तो क्या हो जाता है, क्या होगा? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बनाता हूँ। घास, हिरण और हिरण को खाने वाला शेर। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों इसमें एक पोषी स्तर मान लेते हैं, इस हिरण को खत्म कर दें। ये पोषी स्तर 1 है, ये पोषी स्तर 2 है, और ये पोषी स्तर 3 है। अब हमने इस हिरण को खत्म कर दिया, तो हिरण किसको खाएगी? घास को। अब घास को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो घास की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हिरण को कौन खाने वाला है? शेर। तो हिरण मिलेगी नहीं तो शेर क्या भूखे मर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी का आहार श्रृंखला क्या हो जाती है? असंतुलित हो जाती है, और इस असंतुलित के कारण हमारा जो पर्यावरण जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इस उदाहरण को आप देख लेना है और समझ लेना है, और आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए सेक्शन सी जो है वो देखिए। उसमें देखिए पूछा गया है नर जनन तंत्र में वर्षण कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वर्षण जो होते हैं वो बच्चों किसमें होते हैं? वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं। आपको इसका उत्तर लिखना है वर्षण कोश। ठीक है, उसके बाद में वर्षण और अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है क्योंकि ये पुरुष और स्त्री युग्मक तथा हार्मोन उत्पन्न करते हैं, इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। ये इसका उत्तर रहेगा बच्चों। उसके बाद में वर्षण उदरीय गुहा के बाहर वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि शुक्राणु की रचना के लिए शरीर के सामान्य तापमान से
कम तापमान चाहिए, अतः वर्षण शरीर के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वर्षण जो होते हैं, वर्षण जो कोश होते हैं उसमें शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर कम होने चाहिए। उस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। तो इस कारण से क्या होते हैं, ये बाहर स्थित होते हैं ताकि शुक्राणु बन सके। उसके बाद में शुक्राणुओं को कौन सी ग्रंथियां पोषण एवं स्थानांतरण में मदद करती हैं? तो इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो होगा शुक्राशय, ठीक है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इसको कैसे लिखना है आपको, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि एक चिपचिपा तरल स्रावित करते हैं जो वीर्य का अधिकतर भाग है। यह तरल द्रव्य शुक्राणुओं को पोषण एवं स्थानांतरण में मदद करता है। तो ये इसका आपको उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी विद्युत रोधी तांबे की तार कुंडली को गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया गया है। यदि किसी छड़ चुंबक को कुंडली में उत्तरी ध्रुव की तरफ धकेला जाए तो क्या होगा। मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से कोई कुंडली है, मैं बता देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से छड़ चुंबक को इसके नज़दीक लाया जाता है, इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के जवाब देना है। कुंडली में उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, कुंडली क्या है, कुंडली में उत्तरी ध्रुव की तरफ धकेला जाए, इसको इसकी तरफ धकेला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कुंडली को चुंबक की उत्तरी ध्रुव की ओर धकेला जाता है, तब गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है, इसका संबंध एक गैल्वेनोमीटर से होता है बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है वो क्या हो जाती है, दाईं ओर क्या हो जाती है, इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती है अगर इसको नज़दीक लेके आएंगे तो। उसमें दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, कुंडली के अंदर स्थिर रखा जाए, अगर इसको बिना मतलब इसकी मूवमेंट रोक दी जाए, इसको आगे पीछे न किया जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी जो क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई विक्षेपण उसका शून्य हो जाएगा, उसमें जो विक्षेपण जो होता है सुई का वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका उत्तर आपको ये लिखना है, कुंडली के अंदर से बाहर की ओर खींचा जाए। अगर हम इसको इस तरफ खींचेंगे, ठीक है, इसको दूर ले जाएंगे इससे, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, यानी ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन में आ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आपको लिखने हैं उत्तर। उसके बाद में पूछा गया इस क्वेश्चन में, उपरोक्त क्रिया में होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं, इस क्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा किस नियम द्वारा तय की जाती है। तो देखो उपरोक्त क्रिया में होने वाली परिघटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, लिख देता हूं मैं, विद्युत, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण ये बोलते हैं बच्चों में इसको, इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को। तो इसमें इस क्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या जिसे हम दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी हम इसको बोलते हैं, या फ्लेमिंग दायां हस्त नियम बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा के बारे में पता चल सकता है इससे, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की इस पूरे पेपर की वीडियो। बच्चों कैसी लगी, क्योंकि हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से इसका सॉल्यूशन तैयार किया है, तो बच्चों चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो बच्चों इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं हम, कोई अन्य प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।